गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक स्टार्ट होगा पहले। यानी हम थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी थ्योरी है वो सारी थ्योरी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो किसने दी? डेविड रिकार्डो ने दी। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी के अंत की और 18वीं शताब्दी के शुरुआत की। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर क्या था दोस्तों कि अमेरिका और इंग्लैंड दो ऐसे देश थे जिन्होंने एक विचारधारा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक विचारधारा बना दी थी, एक मानसिकता बना दी थी। क्या बना दी थी? उन्होंने उस विचारधारा को नाम दिया था मर्केंटलिज्म का। क्या विचारधारा थी? वो ये सोचते थे कि जिस देश के पास ज़्यादा महंगी धातुएं होंगी वो ज़्यादा जल्दी जो है डेवलप हो जाएंगे। ये एक विचारधारा बना दी उन्होंने, और इस विचारधारा को उन्होंने नाम क्या दिया? मर्केंटलिज्म का। उस समय इस विचारधारा को फॉलो करने वाले जितने भी देश थे, यानी मेन रूप से इंग्लैंड और अमेरिका, जो जल्दी विकसित होना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि उनके पास क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोने की खानें हो। यानी सोने को उस समय जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, बहुत ज़्यादा फेमस था। यानी जिस देश के पास सोना ज़्यादा होगा वो देश जल्दी विकसित हो जाएगा। ठीक है ना? 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है दोस्तों। तो उस टाइम इस विचारधारा को फॉलो करने वाले जितनी भी कंट्री थी वो ये चाहती थी कि उनके पास गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, और केवल वो देश निर्यात करना चाहते थे। अगर इंटरनेशनल ट्रेड करें तो वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि केवल निर्यात करना चाहिए, आयात नहीं करना चाहिए। आयात कोई भी नहीं करना चाहता था, कोई भी देश नहीं करना चाहता था। इससे क्या हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि एक तरीके से रुक सा गया, बंद सा हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है ना? तो इस विचारधारा के ऊपर दोस्तों सबसे पहले जो है कड़ा प्रहार किया था किसने? एडम स्मिथ ने और डेविड रिकार्डो ने। यानी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का नाम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज को जब पढ़ते हैं तो शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग में। स्टार्ट किसने किया इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन करना? एडम स्मिथ ने किया, और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर भी बोलते हैं हम दोस्तों। ठीक है ना? तो एडम स्मिथ ने क्या है, सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी, और उन्होंने एक तर्क दिया था। क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि किसी भी देश का उपभोक्ता जो होता है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर उपभोक्ता होता है। अगर उस उपभोक्ता को कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो आपके देश के अंदर नहीं है, विदेश के अंदर है, तो उसे वो चीज़ अवश्य मिलनी चाहिए। यानी कि उस चीज़ से उसको वंचित नहीं रखा जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि उपभोक्ता के कारण ही देश चलता है, उपभोक्ता के कारण ही व्यापार होता है, प्रोडक्शन होता है, उसी के लिए होता है सब कुछ। उसी से हम जो है जो प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है ना? तो उपभोक्ता को वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो वो चाहता है। ठीक है? इसलिए उन्होंने कहा, एडम स्मिथ ने और डेविड रिकार्डो ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाना चाहिए और फ्री ट्रेड किया जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से दूर हो, जिसमें सरकारी नियंत्रण किसी प्रकार का ना हो, कोई टैक्स ना लगाए, कोई कोटा ना हो, किसी प्रकार का कोई बैरियर ना हो। ठीक है ना? वो व्यापार चाहते थे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, इससे इंपोर्टर कंट्री और एक्सपोर्टर कंट्री दोनों को प्रॉफिट होता है। इसी संबंध में उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने। कौन सी? इस थ्योरी से पहले एक थ्योरी थी जिसका नाम था, क्या था? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। क्या था? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। इसी चैप्टर के अंदर उस थ्योरी को हमने मिला दिया है, यानी एक पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसी थ्योरी के अंदर एक पार्ट होगा जो पहला आज हम पढ़ेंगे, वो एडम स्मिथ का पार्ट होगा। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है कि वस्तुओं की वास्तविक लागतों में अंतर पाया जाता है। मान लो दो कंट्री है ए और बी। एक कंट्री में कोई वस्तु की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये आ रही है, दूसरी कंट्री में उसी वस्तु की कॉस्ट जो है वो 200 रुपये आ रही है। यानी कि दोनों
वस्तुओं की लागत के अंदर जो है अंतर पाया जाता है, और लागतों में अंतर होगा तो ही ट्रेड होगा, अगर लागतों में अंतर नहीं होगा तो ट्रेड कभी भी नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत इसको बोलते हैं, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत इसको बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों सबसे पहले किसने किया? डेविड रिकार्डो ने किया। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। कब दी दोस्तों? ये बुक दी थी 1817 के अंदर। किसने दी? डेविड रिकार्डो ने दी दोस्तों। उसके बाद में नाम आता है टोरेंस का। टोरेंस ने एक पैम्पलेट लिखा था, उस पैम्पलेट का नाम था एन एसे ऑन द एक्सटर्नल कॉर्न ट्रेड। एन एसे ऑन द एक्सटर्नल कॉर्न ट्रेड। ये कब दिया था? 1815 के अंदर। किसने? टोरेंस ने दिया दोस्तों। यानी इस थ्योरी को विकसित करने में किसका हाथ था? टोरेंस का और डेविड रिकार्डो का। डेविड रिकार्डो ने एक बुक लिखी, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा और उसमें जिक्र किया किसका? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का। चलिए अब बात करते हैं इस थ्योरी के मतलब सुधार की। इस थ्योरी के अंदर सुधार भी किए गए दोस्तों बाद में। जब इसको और अर्थशास्त्रियों ने पढ़ा तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए सुझाव भी दिए, सुधार भी किए इसके अंदर। वो अर्थशास्त्री कौन कौन थे? उनमें सबसे पहला नाम आता है जे.एस. मिल का। सबसे पहला नाम किसका आता है? जे.एस. मिल। फिर आता है केयरनेस, ठीक है। फिर आता है बेस्टेबल। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों उसके बाद में आता है जी हैबरलर, ठीक है ना। जी हैबरलर और टोजिंग, दो नाम हो रहे हैं इसके अंदर, जी हैबरलर एंड टोजिंग। इन सारे अर्थशास्त्रियों ने क्या किया दोस्तों? इस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अंदर क्या किया? सुधार किया। सुधार करके इसको दोबारा पेश किया। अब ये थ्योरी कहती क्या है दोस्तों? ये थ्योरी कहती है कि प्रत्येक देश को किसी ना किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए। विशिष्टता प्राप्त करने का मतलब कि किसी ना किसी देश के अंदर, हर एक देश के अंदर कोई एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइजेशन हासिल किए हुए है। यानी किसी देश के अंदर गेहूं ज़्यादा होता है, किसी देश के अंदर चावल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। किसी देश के अंदर चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, किसी देश के अंदर दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी अगर बात करें हर एक देश की तो वो किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है स्पेशलाइजेशन उसको हासिल होती है, ठीक है ना। यानी कि उस कंट्री को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिससे उसे तुलनात्मक लाभ अधिक हो। किस वस्तु का उत्पादन करना है? उस वस्तु का उत्पादन करना है जिसमें उसे कंपैरेटिव प्रॉफिट, तुलनात्मक लाभ ज़्यादा हो। और आयात कौन सी चीज़ का करना है? आयात उस चीज़ का करना है जिसमें उसे तुलनात्मक हानि कम हो, ठीक है ना। निर्यात किसका करेंगे? ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये चीज़ें अगर एक बार दिमाग में बैठ गई तो फिर नहीं जाएगी। अगर इसको बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक ये नहीं जाएगा। इस थ्योरी के अंदर इन्हीं चीज़ों की तो बात है, तुलनात्मक लागत की, तुलनात्मक हानि की। बस इसी के इर्द गिर्द पूरी थ्योरी घूमती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे तो आसान रहेगी थ्योरी। मैंने क्या कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड कब होता है? यानी कि जब वास्तविक लागतों में अंतर पाया जाता है। किसी भी वस्तु की वास्तविक लागतों में जब अंतर पाया जाएगा, यानी कि एक देश किसी चीज़ को अधिक लागत पर बना रहा है, दूसरा देश उसी चीज़ को कम लागत पर बना रहा है, तो क्या करना चाहिए? जिसमें लागत अधिक है उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए उस चीज़ को, और जिसमें लागत कम आ रही है वो चीज़ उसको ज़्यादा बनानी चाहिए और उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। यानी सारी चीज़ें सभी देशों के अंदर जो है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर नहीं बनती, ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट के ऊपर नहीं बनती, यानी कि ये भी साधनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साधन कौन से देश में अधिक है, कौन से साधन कौन से देश के अंदर सस्ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें। जब थ्योरी को आगे पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बेहिचक आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए वीडियो को और देखते रहिए। बस लास्ट के अंदर जब वीडियो ख़त्म होगी तो पूरी थ्योरी एकदम से क्लियर होगी आपके दोस्तों, ठीक है। अब बात सुनिए कि निर्यात कब करना चाहिए
निर्यात तब करना चाहिए जब तुलनात्मक लाभ अधिक हो, और आयात कब करना चाहिए? आयात तब करना चाहिए जब तुलनात्मक हानि कम हो किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है ना। और व्यापार कब होगा? यानी इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेस है वो क्या है? वो है वास्तविक लागतों में पाया जाने वाला अंतर। और वो अंतर क्या होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्तों। वो अंतर क्या होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा है? एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि निरपेक्ष लागतों में पाया जाने वाला अंतर। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी तुलनात्मक लागतों में पाया जाने वाला अंतर। तीसरा क्या है? इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि समान लागतों में समान अंतर। इन 3 वे के अंदर हम इस थ्योरी को 3 पार्ट के रूप में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि लागतों में निरपेक्ष अंतर जो होता है। यानी मैंने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी ना कि सबसे पहली थ्योरी थी, किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। वही पार्ट आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इस थ्योरी के अंदर मिक्स कर दिया है उसको। चलिए, थ्योरी को पढ़ने से पहले इसकी अजम्पशन को पढ़ते हैं। अजम्पशन के ऊपर ही ये थ्योरी बेस है, ठीक है ना। यानी कि अजम्पशन हमने कई चीज़ें जो है मान ली है, और अगर वैसे होगा तो ये थ्योरी जो है मार्केट के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशन में कि दो ही देश है। क्या है? 2 ही देश है। 2 कंट्री, 2 ही वस्तुएं हैं और 2 ही, यानी साधन की इकाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो साधन है वो क्या है? यहाँ पर केवल लेबर है, ठीक है ना। और लेबर की जो सीमांत उत्पादकता है और औसत उत्पादकता है वो क्या है? बराबर है। फिर इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो लेबर की जो सभी यूनिट है वो होमोजीनियस है। क्या है? लेबर की सारी यूनिट क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और किसी भी वस्तु की लागत को किस में मापा जाता है? लेबर में, यानी कि कितनी लेबर हमने लगाई किसी वस्तु का उत्पादन करने में, उसी को लागत के रूप में मापा जाएगा। फिर बात करते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। फिर बात करें तो साधन जो है एक देश के अंदर तो गतिशील है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में साधनों को भेज सकते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में साधन गतिहीन है, यानी एक देश से दूसरे देश में साधन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई जितनी भी कंट्री है उन सब के अंदर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? पूर्ण रोजगार है। अजम्पशन को अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी थ्योरी है उनकी अजम्पशन सेम है लगभग, ठीक है ना। कोई थोड़ा बहुत ही चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। तो एक की याद कर लोगे तो बाकियों की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये याद कर लेना जरूर, ठीक है ना। यानी कि 7-8 एजम्पशन तो ऐसी होंगी जो सभी थ्योरीज के अंदर सेम होती है। जैसे स्टार्टिंग वाली मैंने बताया, 2 कंट्री है, 2 वस्तुएं हैं, साधन की 2 इकाइयां हैं, एक ही साधन है लेबर, ठीक है ना। होमोजीनियस है, कॉस्ट को लेबर में मापा जाता है, ठीक है ना। साधन गतिहीन है, दूसरे देश के साथ एक देश के अंदर गतिशील है पूर्ण रूप से, और इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली जितनी भी कंट्री है सबके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर इसके बाद में बात करें तो व्यापार संतुलित है, ट्रेड क्या है? इक्वल है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है ट्रेड के अंदर, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है, जितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है उतना ही इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशन थी दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस क्या है? मैंने पहले बताया आपको, क्या होता है? लागतों के अंदर अंतर आना चाहिए, वास्तविक लागतों में अंतर अगर होगा तो ही इंटरनेशनल ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो लागतों में अंतर 3 प्रकार से होता है, मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि निरपेक्ष लागतों में अंतर। आज उसी को पढ़ेंगे। निरपेक्ष लागतों में अंतर का मतलब क्या होता है कि कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में जब सस्ता बना लेता है या कम लागत पर बना लेता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक देश 2 कंट्री है तो दोनों कंट्री एक चीज़ के अंदर क्या होगी? स्पेशल होगी। एक कंट्री के अंदर कोई चीज़ वो
कम लागत पर बनाएगा, दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहले देश के मुकाबले कम लागत के ऊपर बनाएगा। यानी कि लागतों में अंतर पाया जाएगा, जिसके अंदर लागत कम आ रही, किसी चीज़ को बनाने में लागत कम आ रही है जिस देश में, वो उसी चीज़ को बनाएगा और उसी को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। जिस चीज़ को बनाने में तुलनात्मक लाभ ज़्यादा है उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा, जिस चीज़ को बनाने में तुलनात्मक हानि कम है उस चीज़ का इंपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल की, यानी जो टेबल मैंने बना रखी है इस टेबल की बात करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें नोट करिए कि भारत के अंदर श्रम की एक इकाई द्वारा यानी एक दिन का प्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 लेबर लगी हुई है। ठीक है ना, 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, 2 कंट्री है, 2 वस्तु है और लेबर की 2 यूनिट है। यानी अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की, कंट्री कितनी है, 2 कंट्री है हमारे पास। ठीक है ना, एक है इंडिया, दूसरी है नेपाल। ठीक है, दोनों देश राइस और व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड, व्यापार से पहले कैसी स्थिति होती है दोनों देशों में। कंट्री इंडिया जो है भारत के अंदर 2 इकाई चावल एक लेबर का यूज करके, एक लेबर यहाँ लगाता है, एक लेबर यहाँ लगाता है। ठीक है, एक लेबर 2 यूनिट राइस बनाता है एक दिन में और एक लेबर 4 यूनिट व्हीट बनाता है। तो देखने से ही पता लग रहा है दोस्तों कि कौन सी चीज़ को बनाने में फ़ायदा है। इस चीज़ को बनाने में फ़ायदा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लेबर लग रही है और इकाइयाँ कितनी है, 4। यानी यहाँ से लेबर को हटा के यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, इकाइयाँ दुगनी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी सबसे पहले तुलना करनी है लागतों की, यानी कि किस वस्तु को बनाने में लागत कम आ रही है, तो इस वस्तु को बनाने में लागत कम आ रही है, इसलिए क्या करेगा, ये व्हीट का प्रोडक्शन करेगा। ओके, और बाद में हमें जब पूरी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों करेंगे व्हीट का प्रोडक्शन, क्या कारण है। ठीक है, अब देखिए नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल चावल की 4 इकाइयाँ बना रहा है एक लेबर का यूज करके, और यहाँ पर व्हीट की 2 इकाइयाँ बना रहा है एक लेबर का यूज करके। क्लियर बात, एक एक लेबर यहाँ लगाई। अब बात करते हैं, यानी कि अगर टोटल करें तो 6 इकाइयाँ और 6 इकाइयाँ, यानी कि 6 इकाइयाँ चावल की बन रही है और 6 इकाइयाँ ही गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है ना, दोनों देशों की अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन आफ्टर ट्रेड की, यानी व्यापार के बाद में क्या होता है। व्यापार के बाद में क्या होगा कि यहाँ जो लेबर लगी हुई थी ना, एक लेबर यहाँ लगी थी, एक यहाँ लगी थी, इस लेबर को हटा दिया, इस लेबर को हटा के यहाँ लगा दिया। एक लेबर 4 यूनिट बनाती है तो 2 लेबर कितनी बनाएगी, 8 बनाएगी। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कट कर दिया। यहाँ जो लेबर पहले लगी थी मैंने उसको शिफ्ट कर दिया व्हीट के ऊपर, यानी कि इंडिया किसका प्रोडक्शन करेगा, व्हीट का प्रोडक्शन करेगा। ओके, अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल क्या है, चावल का प्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक इकाई 4 यूनिट चावल बनाती है, एक इकाई 2 यूनिट गेहूं बनाती है, यानी कि यहाँ तुलनात्मक लागत कम किस में है, इसके अंदर है। राइस का उत्पादन करने के अंदर क्या है, लागत कम है, इसलिए वो यहाँ वाली जो लेबर लगी हुई थी इस लेबर को हटा देगा, ये प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये 0 हो गया। अब अगर बात करें हम, पहले कितना था, टोटल 6 यूनिट बन रही थी चावल की और 6 यूनिट ही बन रही थी व्हीट की। अब इंटरनेशनल ट्रेड से क्या हुआ दोस्तों, राइस की भी 8 यूनिट बनने लगी और व्हीट की भी 8 यूनिट बनने लगी, यानी कि 2 इकाइयों का लाभ हुआ। ठीक है ना, 2 इकाइयों का लाभ हुआ। कंट्री ए जो इंडिया है, इंडिया को क्या लाभ हुआ, इंडिया को जो लाभ हुआ वो क्या हुआ, +2, और नेपाल को जो लाभ हुआ वो भी +2। 2 इकाइयों का लाभ होता है दोनों देशों को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि व्यापार किस शर्त के ऊपर होगा। ठीक है ना, किस शर्त के ऊपर व्यापार होगा, इस वाले को भूल जाइए, इतना याद रखिए पहले, यानी व्यापार से पहले वाली चीज़ों को देखिए। व्यापार से पहले अगर बात करें तो इंडिया के अंदर, अब कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों कि 1 यूनिट चावल पैदा करने की, यानी चावल की 1 यूनिट बराबर है किसके, 2 यूनिट व्हीट के। यानी यहाँ पर अनुपात इंडिया के अंदर दोनों वस्तुओं का अनुपात क्या है, 1:2 है, 1:2 है। यानी 1 यूनिट राइस की 2 इकाइयों, गेहूं की 2 इकाइयों के बराबर है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर अगर बात करें नेपाल के अंदर
चावल की 1 यूनिट बराबर है हाफ यूनिट ऑफ व्हीट, यानी कि 0.5 यूनिट ऑफ गेहूँ, यानी कि 1 इकाई चावल की किसके बराबर है? 0.5 यूनिट व्हीट के। यानी कि इंडिया जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है? इंडिया कर रहा है व्हीट का प्रोडक्शन। और नेपाल किसका कर रहा है? यहाँ लिख देते हैं इंडिया और नेपाल। क्लियर बात? इंडिया किसका प्रोडक्शन कर रहा है? व्हीट का। यानी कि इंडिया की व्यापार की शर्त क्या होगी? भारत की व्यापार शर्त ये होगी कि उसे 1 यूनिट चावल मिल जाए, किसके मुकाबले? यानी कि वो क्या करेगा? 1 यूनिट चावल उसे मिल जाए और 2 इकाइयों से कम इकाई गेहूं उसे देना पड़े। ठीक है ना? यानी कि अगर चावल की 1 इकाई के बदले में 2 इकाई गेहूं की मिलती है तो वो तो इंडिया में पहले ही हो रही है ट्रेड से। तो इंडिया क्या चाहेगा कि गेहूं की 2 से कम इकाइयां देकर चावल की 1 इकाई प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है ना? तब उसे लाभ होगा। ठीक है। अब नेपाल क्या चाहेगा? नेपाल ये चाहेगा, नेपाल किस प्रोडक्शन कर रहा है? राइस का प्रोडक्शन कर रहा है ना। यानी चावल की 1 यूनिट को देकर बदले में क्या लेगा? गेहूं की 0.5 से ज़्यादा यूनिट अगर उसे मिल जाए तो वो व्यापार करेगा। समझ आई? इसी के अंदर पूरी थ्योरी है दोस्तों। इस चीज़ को अगर समझ गए ना तो थ्योरी में कुछ भी नहीं है। दोबारा देखिए इस चीज़ को एक बार। यानी इंडिया के अंदर चावल की 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है कितनी? गेहूं की 2 इकाइयाँ। चावल की 1 इकाई बराबर है गेहूं की 2 इकाइयाँ, यानी कि रेशो क्या है? 1:2। यानी कि भारत की जो व्यापार की शर्त होगी वो क्या होगी कि इंडिया 1 यूनिट चावल प्राप्त करने के लिए 1 यूनिट चावल उसे मिल जाए और वो क्या देना चाहता है? 2 से कम इकाइयाँ गेहूं की देना चाहता है। अगर 2 इकाइयाँ मिलती है फिर तो पहले ही हो रहा था। ठीक है ना? उससे कोई लाभ नहीं होगा किसी देश को। अगर 1 यूनिट चावल की मिल जाए और 2 यूनिट ये गेहूं की दे दे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब 1 यूनिट चावल की मिल जाए और गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ इसको देनी पड़े। ठीक है ना? और नेपाल को लाभ कब होगा? जब उसे चावल की 1 यूनिट देकर गेहूं की 0.5 से ज़्यादा यूनिट मिल जाए। यानी कि ये क्या कह रहा है? गेहूं की 2 से कम इकाइयाँ देना चाहता है और ये क्या चाहता है? गेहूं की आधी से ज़्यादा इकाइयाँ लेना चाहता है। यानी कि अगर 1 यूनिट इसको ये दे दे तो व्यापार हो जाएगा। अगर इंडिया 1 यूनिट गेहूं की इसको दे दे और 1 यूनिट चावल की ले ले तो व्यापार हो जाएगा। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में समझते हैं एक बार फिर इसी चीज़ को समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाए हुए हैं। एक तो है जो AC है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ इंडिया, भारत का उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है ना? उत्पादन संभावना वक्र हमें क्या बताता है कि उत्पादन की निश्चित मात्रा के ऊपर किसी वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, ये क्या कौन बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। और नेपाल का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है? AB है। चलिए अब यहाँ पर बात करें कि अगर इंडिया कौन सा है? AC है। ठीक है। नेपाल कौन सा है? AB है। अगर इंडिया चावल की 1 इकाई का उत्पादन करे, इंडिया चावल की 1 इकाई का उत्पादन करे तो उसे गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। ये कौन बताता है? PPC बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाता है। इसी तरीके से अगर नेपाल चावल की 1 इकाई को बनाना चाहता है तो उसे गेहूं की 0.5 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अगर इंडिया गेहूं की 2 इकाइयां बनाता है तो उसे चावल की 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार नेपाल अगर व्हीट की 0.5 यूनिट बनाता है तो उसे चावल की 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि व्यापार कब होगा? जब नेपाल को 0.5 से ज़्यादा, कुछ भी हो सकती है यहाँ तक, यानी ये 0.5 से ज़्यादा इकाइयाँ गेहूं की प्राप्त करना चाहता है और 1 यूनिट चावल की देना चाहता है। ठीक है। भारत क्या चाहता है कि उसे 1 यूनिट चावल की मिल जाए और 2 से कम यूनिट गेहूं की देनी पड़े। तो B और C का जो गैप है, ABC का जो गैप है, ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है दोस्तों। व्यापार से लाभ क्या होता है? जो लाभ होता है वो ABC के द्वारा दिखाया गया है।
इस थ्योरी के अंदर इतना ही है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टेबल है, मैंने आपको बता दिया। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। वैसे तो एक बार में ही समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सी थ्योरी है, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैंने अपना 100% दिया है, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप समझ चुके हो थ्योरी को, ठीक है ना। ये पहला पार्ट था। लागतों के अंदर अंतर 3 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों हम। पहला तो था एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, जो आज हमने पढ़ा, ठीक है ना। यानी कि कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर अगर बढ़ा दे तो उसी को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष लागतों में अंतर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और उसी चीज़ के अंदर वो स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा और उसी का निर्यात करेगा। यानी कि व्यापार कब होगा, जब या तो तुलनात्मक लाभ ज़्यादा हो तब तो हम निर्यात करेंगे, और आयात कब होगा, जब तुलनात्मक हानि कम हो तब हम उस चीज़ का आयात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।